नमस्कार बच्चों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी शिक्षक और शिक्षिका का यह जो टेस्ट है साथी, यह दूसरे नंबर का टेस्ट है। यानी कि सीडीपी का कल पहला टेस्ट आया था, यह दूसरा टेस्ट है। इस सीरीज़ में हम लोग 1 से 2000 क्वेश्चन करेंगे मात्र सीडीपी के पेडागोजी और सीडीपी के जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न अधिकतम पूछे जाते हैं। तो यह आपके प्रीवियस ईयर पेपर की तरह ही है साथियों, जहाँ से उठाया जा रहा है यह कंटेंट। बहुत ही बेस्ट बुक है साथी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है बुक की आपकी, क्योंकि हम यहाँ पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए आपका फटाफट। और कल वाला भी पीडीएफ दे दिया गया था, आज वाला भी पीडीएफ इस जस्ट वीडियो के बाद तुरंत डाल दिया जाएगा। और शाम के समय एक हिंदी का टेस्ट आ रहा है साथी, पूरा फुल लेंथ का, करीब 100 से 150 प्रश्न उसमें हो रहे हैं, तो उसको आप सॉल्व करिए। टॉपिक वाइज है, पहला कल आया था और आज दूसरा आएगा, जिसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। फ्री बिल्कुल पीडीएफ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और प्लीज़ आपसे उम्मीद है कि भाई इस वीडियो को आप शेयर करेंगे फटाफट, सारे विद्यार्थी के पास पहुंचाइए। ये आपका काम है, शिक्षक और शिक्षिका का। भाई इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन का। साथी, बच्चा किस प्रकार सीखता है? बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप खुद सिखाते होंगे। क्या बच्चे पुस्तक पढ़कर सीखते हैं? बिल्कुल, पुस्तक पढ़कर भी सीखते हैं। परिचर्चा यानी डिस्कशन भी करके सीखते हैं। भाई आप खुद डिस्कशन करते हो, मान लो आप खुद सोचो, किसी चीज़ पे वाद विवाद अगर हो जाता है, वह चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहता है। वाह क्या बात है भाई, बहुत लंबे समय तक याद है। मान लो आपको गलतफहमी है, तो आपके मित्र ने आपसे डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, तो अब वो चीज़ आपको कभी भूलेगी ही नहीं। मतलब यह भी सीखने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न पूछकर, बिल्कुल प्रश्न पूछकर, मान लीजिए आप उसमें पिटा गए, पिटाई हो गई आपकी, प्रश्न आपने सही से न पूछा या फिर गलत बता दिए उत्तर, तो अब आपको वह प्रश्न हमेशा के लिए याद होगा, क्योंकि उस पर एक तरह से कार्य हो चुका है ना। इसका मतलब होगा राइट आंसर डी होगा। यानी कि कई प्रकार से भैया बच्चे सीख सकते हैं। अधिगम का बहुत प्रकार होता है सीखने का। अगला प्रश्न, निम्न में से सर्वोत्तम कौन सा है? एक अच्छा अध्यापक के लिए सर्वोत्तम प्रक्रिया कौन सी होगी, इसमें आप बता सकते हैं। पहला, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है अध्यापक, बताइए क्या यह सही उत्तर हो सकता है। दूसरा, प्रायः प्रदर्शन का माध्यम से सिखाता है, मतलब प्रदर्शन के माध्यम से वो सिखाता है। ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है। आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल साथी, यह सबसे उचित और सबसे अच्छा आंसर इसका यही हो सकता है। सर्वोत्तम कौन सा होगा? एक अच्छा अध्यापक के लिए विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। भाई हम कुछ पढ़ाएंगे, इंटरेस्ट जगाएंगे, आप खुद उसको सीखना चाहोगे, ऑब्जर्व करना चाहोगे, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? दूसरे का अप्रोप्रिएट आंसर अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं साथी। तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, 15 प्रश्न होंगे साथ ही, 15 हम लोग करेंगे और बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे एग्जाम तक। आप घबराइए नहीं, बेसिक क्लासेस हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में आके यूपी टेट का भी बेसिक क्लास देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट, मैथ हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका सीडीपी हो। बच्चा इसी तरह सीटेट का भी पूरा फुल दे दिया गया है आपको, सारे क्लासेस आप आइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एक अध्यापक के दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सर्वोत्तम होगा एक अध्यापक के दृष्टि से अगर देखा जाए तो? बताइए 18 का राइट आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। आप खुद सोच सकते हो ये तीनों गलत आंसर हैं। मतलब देखने से, सुनने से पता चल जाता है। कोई अध्यापक ये चाहेगा कि कुछ ही बच्चे सीखें, अधिकतम बच्चे ही सीखें? कोई अध्यापक ये चाहेगा नहीं ना भाई। आप खुद अध्यापक जब बन जाएंगे भाई, तो आप चाहेंगे कि हमारे क्लास के सारे बच्चे विद्वान हों, हमारा नाम रोशन हो। इसका मतलब यह होगा प्रत्येक बच्चे सीख सकते हैं, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यह अच्छा प्रश्न है, देखिएगा। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, बताइए। सीखने की एक प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा एक कोई त्रुटि किया जा रहा है, अब बताइए कौन सी प्रक्रिया इसमें सर्वोत्तम हो सकता है। देखिए इसी प्रकार से सीटेट और यूपीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर रीट वाले भी प्रश्न है साथी, रीट का एग्जाम है जुलाई में ना, तो आप लोग तैयार रहिए भाई, है ना। तो आप खुद बताइए, इसमें बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैया इसमें जो राइट आंसर हमको दिख रहा है, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, विद्यार्थी त्रुटि नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? त्रुटियां अधिकतम प्रक्रिया का भाग हैं, बिल्कुल यही राइट आंसर है साथी, क्योंकि त्रुटियां आप कुछ गलती करते हो उससे सीखते हो, अधिकतम प्रक्रिया की भाग होती हैं। जैसे कि अगर आइंस्टीन की बात करें, न्यूटन की बात करें, तो क्या इन्होंने एक बार में ही प्रयोग कर दिया? नहीं ना। आइंस्टीन जो हैं, जो आपके अल्बर्ट आइंस्टीन है साथी, आपको जानते हैं, या फिर एडिसन को ले लीजिए जो बल्ब बनाए थे आपके, उन्होंने 1028 बार प्रयोग करने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? त्रुटियां अधिकतम प्रक्रिया की भाग हैं, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आते हैं साथी आपके एग्जाम में।
और आप सोचते हैं प्रश्न बहुत बड़ा है, छोड़ दीजिए। नहीं, बहुत आसान प्रश्न होते हैं, पढ़िए तो सही। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंका। हम आपको बताते हैं, इसकी कहानी की तरह लिखा गया है। देखिए, एक कॉलेज जाने वाली लड़की है जो अपना बार-बार आती है कॉलेज से जब, तो फर्श पर अपना कोट फेंक देती है। एक दिन उसकी मम्मा उसको डाँटती हैं, तो वह बाहर जाओ और कोट खूंटी पर टाँगो। उसकी मम्मी बोलती हैं कि बाहर जाओ और अपने कोट को खूंटी पर टाँगो। अब लड़की अगली बार से जब घर में प्रवेश करती है, तो कोट को हाथ में रख कर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टाँग देती है। अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टाँग देती है। यह उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण होगा यह? ये साथ ही श्रृंखलागत अधिगम का उदाहरण है। मतलब कि पहले उसकी मम्मी बोली कि भैया वो घर में आ रही थी, अब वो इसी तरह फेंक दे रही थी। तो उसकी मम्मी बोली, जाओ बाहर जाओ और फिर खूंटी पर टाँगो। बाहर जाओ, खूंटी पर टाँगो। मतलब एक श्रृंखलागत ये अधिगम है, साथ ही एक श्रृंखला के माध्यम से सिखाया जा रहा है। यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। छठे क्वेश्चन को देखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम मतलब सीखने की प्रक्रिया को कौन-सा ऐसा प्रक्रम है जो प्रभावित करता है? बताइए भैया, इसमें परिपक्वता और आयु ही तो है। यही दोनों तो प्रभावित करते हैं भाई। परिपक्वता, जैसे-जैसे आप परिपक्व होते हो, आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे आप सीखते हो। यही तो अधिगम को प्रभावित करते हैं। संचार के साधन से क्या मतलब हमें? जो एक छोटा बच्चा है उसके पास भी उसके पिताजी, फादर जो हैं, मम्मी जो हैं, बहुत अमीर हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अधिगम बहुत ज़्यादा वो सीख लिया। ये ऐसा नहीं। समवयस्क नहीं भाई, अध्यापक से कोई मतलब नहीं है। साथ ही इसमें राइट आंसर होगा हमारा परिपक्वता एवं आयु। छठे का जो राइट आंसर है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सातवां। नेक्स्ट देखिएगा साथी, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का मतलब कि आप योग्य न हो, है ना, इसकी बात किया जा रहा है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? भागने की प्रवृत्ति होना गलत है। देखने से सुनने से पता चल जा रहा है। अशांत, ऊर्जावान, विध्वंसक, ये भी नहीं है। अभिप्रेरण का आभार, अवधान संबंधी बाधा का विकार, यह हो सकता है आपका ना। अधिगम निर्योग्यता का जो लक्षण है, हो सकता है कि अवधान कोई आ रहा हो, बाधा कोई आ रहा हो, विकार कोई हो आपको, मतलब कि आप पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते अच्छे से। यह सब कारण हो सकते हैं। यानी कि बहुत जो डिस्लेक्सिया हो गया, जितने भी है ना, ये सब हमने बता दिया है पूरा डिटेल से, आप लोग देख सकते हैं। डिस्लेक्सिया हो गया, मसफॉर्बिया हो गया, ये सब जो है ना, तो हो सकते हैं यह एक विकार ही तो हैं। हो सकता है आपको इनमें से कोई विकार हुआ हो, तो यह भी अवधान हो सकते हैं आपके मतलब कि अधिगम में, यानी निर्योग्य हो सकते हैं आप उसमें। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए, सारे प्रश्न को हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं साथियों। आपको अगर किसी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, एक बार उसको और ले लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। बताइएगा नेक्स्ट 8वें नंबर का उत्तर क्या होगा? रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। अब रचनात्मक लेख लिखवाना है ना? उसके लिए कैसा नियोजन होना चाहिए? केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, भई ऐसा नहीं हो सकता। केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र लिखना चाहते हैं, नहीं भाई, सभी छात्रों के लिए। अब ऐसा थोड़े है कि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा ना। तो जब रचनात्मक लेख की बात हो रही है, तो सारे विद्यार्थियों को उसमें शामिल किया जाएगा, चाहे जिस प्रकार के हों, चाहे वह अच्छी बुद्धि लब्धि वाले हों, चाहे कम बुद्धि लब्धि वाले हों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीखने के लिए कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? बताइए, कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? फटाफट बताइए, क्या हो जाएगा? सीखने को प्रभावित करने वाले शिक्षार्थियों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी होगा, प्रेरणा और उपलब्धि अभिप्रेरण स्थल भी होगा, उत्सुकता और इच्छा शक्ति भी होगा। यानी कि यह सभी के सभी कारक हैं जो कि उनके सीखने को, यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या हुआ 1 मिनट, क्या हुआ सिद्धांत, 1 मिनट, इसमें गलत कुछ दिया है साथी, यहाँ पे सुधार करिएगा थोड़ा-सा, यहाँ पे सुधार करिएगा। यहाँ पर साथी क्या होगा? सीखने का वह सिद्धांत होना चाहिए, क्या हुआ नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको सही करके हम पीडीएफ देंगे। यहाँ पर सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन ही व्यवहार पर आधारित है। अवलोकन ही व्यवहार पर आधारित है। सीखने के इस सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या विकासवादी से संबंधित है, कि व्यवहारवादी से संबंधित है, कि रचनावादी से, कि संज्ञानवादी से? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथ ही हो जाएगा बी, यह व्यवहारवादी से संबंधित होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यार्थियों को डैश 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 के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किसके लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? ये देखिए निगेटिव है, तो इसका राइट आंसर भी निगेटिव थोड़ा-सा देख के करना पड़ेगा हमको, नहीं तो गलत हो सकता है। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने, है ना? जो कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह जो भी कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद
कर तो सकते ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा नेगेटिविटी हमको दिख रही है कि वो नहीं करना चाहिए। किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि जितने भी शिक्षक कुछ पूछ रहे हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर आप याद करिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है देखिए अच्छा और कोई इसमें ऑप्शन सही हो सकता है क्या? समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने। शिक्षक जो कुछ पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करने में। साथ ही यह थोड़ा-सा हार्ड टास्क होगा ना, नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब इसके लिए इनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि वह शिक्षक जो पूछ सकते हैं, सभी के प्रश्न आप याद करें। देखिए, उनको किस में प्रोत्साहित करना चाहिए, कक्षा के अंदर हो चाहे बाहर हो, अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, अधिगम से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लें, मतलब कि जितने भी कार्य होते हैं अधिगम से संबंधित, अधिक से अधिक उसमें भाग लें, समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों यानी शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करें, बिल्कुल, यानी कि यह आपका सी राइट आंसर है, नेगेटिव इसमें दिख रहा है, ठीक है ना? उसके लिए केवल प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बाकी सभी जो हैं तीसरा यानी कि पहला, दूसरा और चौथा, इसके लिए यह मतलब कि जो शिक्षक होते हैं उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो तीसरा ऑप्शन है, इसके लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? बताइए, रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है भाई, सत्र परीक्षा या रचनात्मक आकलन के लिए एक तरह से उचित प्रक्रम नहीं है, उपकरण नहीं है। बाकी मौखिक प्रश्न यह भी हो सकता है, प्रश्नोत्तरी और खेल और दत्त कार्य मतलब असाइनमेंट से बच्चों के स्थिति के बारे में पता चलता है, लेकिन सत्र परीक्षा तो उनके आकलन के लिए होता है ना, उनके रचनात्मक आकलन के लिए नहीं होता है, उनके परिणाम के आकलन के लिए होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा, लेकिन नहीं की बात किया है, इस वजह से बी। अगर कहता हो सकता है तो हो सकता है में मौखिक भी आ जाता, प्रश्नोत्तरी भी आ जाता और दत्त कार्य भी आ जाते। दत्त कार्य का मतलब हो गया असाइनमेंट। अगला चलते हैं, 13 नंबर का प्रश्न देखिए। 13 नंबर का प्रश्न देखिए भाई, 13 नंबर का प्रश्न देखिए। विद्यार्थियों के लिए सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश 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 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निदान के बाद क्या होना चाहिए? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? वही समुचित उपचारात्मक कार्य होने चाहिए। मान लीजिए जो रिक्तियाँ रह गई हैं, वो सीखने में बच गया है जो, उसके लिए समुचित एक उपचारात्मक कार्य होना चाहिए कि बच्चा उसको सीख सके, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? सघन अभ्यास कार्य नहीं, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना यह भी नहीं हो सकता। भैया दोहराएँगे क्या? वो तो सीख चुके हैं ना, जो बचा हुआ है फिर से वो उसको बचे रहने देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन जो वो नहीं सीख पा रहे हैं, जो बचा रह गया है, उसके लिए एक तरह से उपचारात्मक कार्य किया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन है जो कि शिक्षण कुशलता से संबंधित है? बताइए भाई, 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई इसमें सभी हो जाएंगे, श्यामपट्ट पर लिखना भी है, प्रश्न को हल करना भी है, प्रश्न पूछना भी है, ये सभी राइट आंसर इसका होगा ना। शिक्षण कुशलता संबंधित है सभी के सभी, प्रश्न भी पूछना है, प्रश्न को हल भी करना और श्यामपट्ट पर लिखना भी, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? हमारे शिक्षण कुशलता से संबंधित हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, लास्ट प्रश्न आज का बच्चा, आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे इसके PDF। जैसे वीडियो आप देख पाते हैं तुरंत टेलीग्राम पर आइए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। विवेचित मतलब कंसीडर्ड, मतलब कि कलेक्ट करना, कंसीडर करना ना, कहते हैं ना जब असाइनमेंट क्लास में दिया जाता था तो कंसीडर कर लीजिए, कोई एक उसमें लड़के को खड़ा कर दिया जाता था, भाई आप कंसीडर करो, सबसे उस कलेक्ट कर लो जितने भी असाइनमेंट हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है कि डैश 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 को अनुप्रेरित शिक्षक के रूप में, संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बच्चा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, इसी को हम क्या कर सकते हैं? कंसीडर कर सकते हैं, किया जाता है। जितने बच्चे प्रश्न पूछते हैं उसको कंसीडर किया जाता है, एक तरह से उनको कहा जाता है कंसीडर करने के लिए प्रेरित शिक्षण के रूप में देखा जाता है। अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत है यह, मतलब जो बच्चा प्रश्न पूछता है काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है यह चीज़। नहीं तो अधिकतम बच्चे तो ऐसे ही होते हैं क्लास में, कुछ पढ़ा दो सब में हाँ हाँ करते चले जाते हैं, लेकिन जो बच्चा उस पर कटाक्ष करता है ना, वहाँ से प्रश्न पूछता है, तो मतलब कहा जाता है बच्चा अनुप्रेरित शिक्षण के भाग हैं, है ना? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चा। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए फटाफट आकर, और यह सेशन डेली होगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए और अपने भाइयों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। शाम को जुड़ते हैं हिंदी के टेस्ट वाले क्लास में। धन्यवाद।